गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। तो हम ये देखते हैं कि इसी पुष्प में लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। तो ये दिखाया गया है पुष्प का पुंकेसर, जिसके दो भाग हैं, तंतु और परागकोश। जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा होता है वो परागकोश कहलाता है। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है, तो हमको 4 कोष्ठीय संरचना दिखाई देती है। ये दिखाई दे रही है आपको 4 कोष्ठीय संरचना। इस 4 कोष्ठीय संरचना में प्रत्येक कोष्ठक के अंदर कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से अलग होती हैं। इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इन्हें कहा जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में जाती है और 4 लघु बीजाणुओं का माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है। ये द्विगुणित संरचना होगी और यहाँ आकर ये अगुणित हो जाएगी। ये 4 जो आपके लघु बीजाणु बने हैं, माइक्रोस्पोर बने हुए हैं, ये अलग हो जाते हैं और पृथक होकर ये बनाते हैं पराग कण। तो हम परागकण की संरचना भी देखते हैं। बाह्य परत इसकी एक्साइन जो खुरदुरी होती है, इसी में एक आपका इसके अंदर होती है इंटाइन। तो परागकण की संरचना आपको दिखाई दे रही है, दोहरी परतों से घिरा हुआ है, एक्साइन और इंटाइन। तो ये था आपका कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। अब आती है गुरु बीजाणु जनन की बात। तो देखें हम इसमें गुरु बीजाणु जनन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे समझेंगे? ये एक पुष्प दिखाया गया है। ये जो दिखाए हैं ये तो थे पुंकेसर, जिससे लघु बीजाणु जनन होगा, और ये बीच वाला हिस्सा है स्त्रीकेसर, जो जाएगा गुरु बीजाणु जनन में। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। तो बीजांड की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे लघु बीजाणु जनन में हो रहा था, कुछ कोशिकाएं विशेष रूप से प्रतिभाग कर रही थी, उनको हमने लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा था। यहाँ हम कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक वैसे ही ये भी अर्धसूत्रण में जाएंगी और 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, जैसे लघु बीजाणु जनन में हो रहा था। वहाँ पर चारों के चारों सक्रिय हो रहे थे, 4 परागकण बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही सक्रिय रहता है। इसे कहा जाएगा सक्रिय गुरु बीजाणु। ये सक्रिय गुरु बीजाणु फिर सूत्री विभाजन में जाएगा। देखिए माइटोसिस लिखा हुआ है, सूत्री विभाजन में जाएगा। सूत्री विभाजन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने सूत्री विभाजन हो रहे हैं, 1, 2, 3। 3 सूत्री विभाजन के बाद 8 पुत्री कोशिका बनेंगी। ये 8 देखें तो हम कैसे दिखाई दे रहा है, 4 एक ध्रुव की ओर, 4 दूसरे ध्रुव की ओर। कुछ समय बाद ये जो बीजांड के अंदर की संरचना है, इसमें 3 पुत्री कोशिकाएं एक सिरे में, 3 पुत्री कोशिकाएं दूसरे सिरे में। ये देखिए 3 ऊपर आ गई हैं, 3 नीचे, और जो बीच में रहती हैं वो आपका मध्य की ओर गति करती हैं। इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। इन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। तो और एक होती है अंड कोशिका। देखें 3 में से एक कोशिका जो बड़ी होगी उसे अंड कोशिका। तो हमने देखा कि लघु बीजाणु जनन में परागकण का बनना ये कहलाएगा लघु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन में अंड कोशिका का बनना गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में भी एक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहला रही है, वो अर्धसूत्रण में जा रही है और 4 अगुणित लघु बीजाणु बना रही है। और गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रण में जा रही है, 4 गुरु बीजाणु तो बना रही है, लेकिन उसमें से 3 नष्ट हो जा रहे हैं और एक ही सक्रिय हो रहा है। यहाँ पर फिर 3 सूत्री विभाजन हो रहे हैं और फिर हमको मिल रही है 8 केंद्रकीय संरचना। कैसी मिल रही है? 8 केंद्र की संरचना। अब हमें लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर समझना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। देखें, लघु बीजाणु जनन परागकोश में होता है, हमने देख लिया, और गुरु बीजाणु जनन बीजांड में होता है। लघु बीजाणु जनन में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन होकर अनेक लघु बीजाणु बनते हैं। हमने कहा था कोई भी निष्क्रिय नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है और अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। यहाँ पर एक चतुष्टक से चारों लघु बीजाणु क्रियाशील होंगे और 4 में से केवल एक क्रियाशील होता है। तो इस तरह से आपने लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन को समझा है। धन्यवाद।